बच्चों ट्रायंगल से रिलेटेड अभी तक हम 3 सेंटर पढ़ चुके हैं, सेंट्रॉयड, इन सेंटर एंड सरकम सेंटर। आज बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को बच्चों आज हम सीखने वाले हैं। तो पहले जान लेते हैं बच्चों ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ऑर्थो सेंटर बच्चों होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। बच्चों 3 जो ऑल्टीट्यूड्स होते हैं और वो तीनों ऑल्टीट्यूड्स एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं और उस पॉइंट को कहते हैं ऑर्थो सेंटर। भाई ऑल्टीट्यूड तो जानते हो नारे बच्चों क्या होते हैं, देखिएगा डायग्राम से एक बार। ये बच्चों एक ट्रायंगल बनाया गया है ABC। वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो इस परपेंडिकुलर को कहते हैं ऑल्टीट्यूड। ऐसे ही ये वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये दूसरा ऑल्टीट्यूड बना और ऐसे ये तीसरा ऑल्टीट्यूड बनेगा बच्चों। जहां तीनों ऑल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट करते हैं उसको कहते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर। तो यहां ये जो पॉइंट O है ये होगा ऑर्थो सेंटर बच्चों। सो ऑल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस होता है उसको ऑल्टीट्यूड्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको कहते हैं बच्चों ऑर्थो सेंटर। अब बच्चों बात आएगी कि ऑर्थो सेंटर फाइंड कैसे करेंगे। ऑर्थो सेंटर फाइंड कैसे करेंगे तो देखिएगा बच्चों, ये पॉइंट O के कोऑर्डिनेट आपको चाहिए, ABC इनके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे। तो बच्चों ये जो लाइन है अपनी AD, लाइन AD BC के परपेंडिकुलर है, AD BC के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। टू फाइंड ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर फाइंड करके क्या करेंगे बच्चों, स्लोप ऑफ AD। अब देखो भैया AD का स्लोप कहो, OD का स्लोप कहो या AO का स्लोप कहो, सबका मतलब तो सेम ही है। अब इसमें देखो हमें पता क्या क्या होगा और क्या निकालना है। भाई ABC आपको गिवन होंगे और O आपको निकालना होगा। D ना तो आपको गिवन होगा और ना आपको निकालना है तो उसका तो यूज ही नहीं करेंगे। तो यूज किसका करो, A और O का यूज करो। तो स्लोप ऑफ OA इनटू स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ OA इंटू स्लोप ऑफ BC इक्वल्स टू -1। बच्चों परपेंडिकुलर है दोनों, OA और BC परपेंडिकुलर हैं तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। बच्चों पॉइंट O को आप x, y लेट कर लेंगे, ABC आपको गिवन होंगे। तो जैसे ये कंडीशन यूज करेंगे तो आपको एक लाइन का इक्वेशन मिलेगा और वो कौन सी लाइन का इक्वेशन मिलेगा, AD का इक्वेशन मिलेगा, मतलब ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन मिल जाएगा। ये कंडीशन यूज करने से आपको ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन मिल जाएगा। फिर एक कंडीशन कोई और यूज कर लेंगे, उसमें आप OB और AC ले लो या OC और AB ले लो, तो किसी एक को भी यूज कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ OB इनटू स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू -1। ये कंडीशन यूज करने से यहां से एक इक्वेशन और आ जाएगा बच्चों। उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर देंगे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो आपको x और y के वैल्यू मिल जाएंगे, मीन्स पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स आपको बच्चों मिल जाएंगे। उम्मीद है बात समझ में आ गई भी। तो पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC where A is 0,0, B 3,4 and C
4,0। बच्चों ट्राइंगल के आपको वर्टिसेस गिवन है और आपको ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है बच्चों। तो देखिएगा कैसे करेंगे। देखो ये जो आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं। जैसे ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस पे है, तो एक छोटा सा डायग्राम आप बना लीजिए। डायग्राम बनाने से क्या होता है ना, कई बार कुछ कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो डायग्राम से अपने आप ही हो जाती है। तो डायग्राम बच्चों बनाते हैं। ये बनाया आपने एक्स एक्सिस, इस पे एक पॉइंट लिया 0,0 और एक पॉइंट लिया 4,0 और बच्चों एक पॉइंट है 3,4, तो 3,4 यहाँ कहीं को होगा भी 3,4। ये बच्चों हमारा बन गया है ट्राइंगल। ये ट्राइंगल बच्चों बन गया है। ये ए है, ये बी है और ये सी है बच्चों। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऑल्टीट्यूड्स बनाने हैं। तो ये वाला एक ऑल्टीट्यूड बनाइए। यहां बच्चों एक ऑल्टीट्यूड आपने बनाया। अब ये बच्चों जो ऑल्टीट्यूड है यहां इसका नाम डी रख दिया मान लो। जैसे ये वाली जो लाइन है एक्स एक्सिस है, ये इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो जो बी डी है, बी डी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस, या वाई एक्सिस के पैरेलल जो कोई भी लाइन होती है उस पे एक्स का वैल्यू हमेशा सेम रहता है। तो इस लाइन पे आप कहीं भी जाएंगे तो एक्स का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा और वो कितना रहेगा, 3 रहेगा बच्चों। तो जो अपना ऑर्थो सेंटर होगा वो इसी लाइन पे तो कहीं होगा, यहां कहीं होगा। तो ऑर्थो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 3 ही होगा। ये हम नॉर्मल कैलकुलेशन करके भी निकालना दिखाएंगे आपको, ये हमने डायग्राम से देख लिया है। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा वो आपको नहीं पता, तो उसको आप लेट कर लीजिए। मान लीजिए इसका वाई कोऑर्डिनेट के है, तो ऑर्थो सेंटर बन गया 3,k। अब कंडीशन क्या यूज करेंगे, इसका नाम आप ओ रख दीजिए। स्लोप ऑफ ओ ए इंटू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल्स टू -1। स्लोप ऑफ ओ ए इंटू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू -1। अब बच्चों ओ ए का स्लोप कितना है, ओ ए, ये रहा ओ और ये रहा ए, k/3। इसका स्लोप आ गया बच्चों k/3 और बी सी का स्लोप क्या आएगा, 4/-1 4/-1 है ना, 4 - 0/3 - 4 और इक्वल टू -1। तो यहां से देखो k का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, k का वैल्यू आ गया शायद 3/4। k का वैल्यू आ गया बच्चों 3/4। सो ऑर्थो सेंटर क्या बन गया बच्चों, तो ऑर्थो सेंटर बन गया है अपना 3,3/4। 3,3/4 होगा बच्चों ऑर्थो सेंटर। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई। अब बच्चों यदि आप डायग्राम से ये नहीं करना चाहते या मान लो आपने नहीं किया एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू 3, तो आप स्लोप से भी कर सकते हो। कैसे करेंगे भाई, आप कहेंगे स्लोप ऑफ ओ बी और इंटू स्लोप ऑफ ए सी इक्वल्स टू -1 होगा। तो जब ए सी का आप स्लोप निकालोगे तो वो 0 आएगा। ए सी का स्लोप 0 है तो ओ बी का स्लोप कैसा आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। और नॉट डिफाइंड कैसे होगा, फिर आप स्लोप निकालेंगे तो उसका जो डिनोमिनेटर है उसको 0 के इक्वल आप पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो उससे वैल्यू आपका 3 आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट का। आइए अब थोड़ी और चर्चा करते हैं ऑर्थो सेंटर के बारे में बच्चों। ऑर्थो सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब बच्चों हम चर्चा कर रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर के बारे में बच्चों। तो देखिए एक बार डायग्राम बनाते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों बनाते हैं। ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया बच्चों। अब इसका सोचना है आपको ऑर्थो सेंटर कहां होगा। ऑर्थो सेंटर है क्या बच्चों, ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ऑल्टीट्यूड क्या होता है, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसको ऑल्टीट्यूड कहते हैं। अब बच्चों देखो यदि पॉइंट ए से आप ऑल्टीट्यूड बनाएंगे तो ए से सामने वाली साइड मतलब बीसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये तो यही परपेंडिकुलर बना हुआ है। जो ए बी है वही ऑल्टीट्यूड का काम करेगा, जो ए बी है वही ऑल्टीट्यूड का काम कर रहा है बच्चों यहाँ। तो ए बी इसमें एक ऑल्टीट्यूड है।
ऐसे यदि आप पॉइंट सी से ऑल्टीट्यूड बनाएंगे तो ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ये जो सी बी है यही तो ए बी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब सी बी एक ऑल्टीट्यूड है। तो ए बी और सी बी इसमें दो ऑल्टीट्यूड्स हैं और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो क्या आ रहा है, पॉइंट बी आ रहा है। और ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। तो इसमें जो पॉइंट बी है, जो पॉइंट बी है वही क्या है, अपना ऑर्थो सेंटर है। तो ये जो पॉइंट बी है बच्चों, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट ही कौन है, ये है ऑर्थो सेंटर। तो क्या बात समझ में आ गई बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहां होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहां होगा बच्चों, उस वर्टेक्स पे होगा जहां राइट एंगल बना होगा। सो बच्चों ऑर्थो सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एज वर्टेक्स हैविंग राइट एंगल, वर्टेक्स हैविंग राइट एंगल, मतलब जहां आपका राइट एंगल बना हुआ है वो वाला जो वर्टेक्स होगा वही होगा ऑर्थो सेंटर। इसको ऐसे भी कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हो, और ऐसे कह सकते हो, ऑर्थो सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स। परपेंडिकुलर जो साइड्स होती हैं बच्चों, जैसे ए बी और बी सी इसमें है, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही होगा ऑर्थो सेंटर। कंसेप्ट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप बच्चों थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। आप एक चर्चा हम कर लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में। यदि ट्रायंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो उसका ऑर्थो सेंटर कहां होगा बच्चों। तो भाई एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बच्चों बनेगा, जिसमें आपको एक एंगल को 90 डिग्री से बड़ा बनाना होगा। अब इसमें हमें देखना है कि भाई ऑर्थो सेंटर कहां होगा, उसके लिए हमें ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने होंगे। इसका नाम लिख देते हैं ए बी और सी। तो ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ करते हैं बच्चों। तो पहले वर्टेक्स ए से साइड बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब इसको इसके लिए थोड़ा आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो इसको ऐसे आप हल्का सा एक्सटेंड कर दो, तो यहां से इस पे आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये अपना बन गया है एक ऑल्टीट्यूड। अब ये देखिए जो ऑल्टीट्यूड बना है बच्चों, पूरा का पूरा जो ऑल्टीट्यूड है वो ट्रायंगल के बाहर है। इस ऑल्टीट्यूड का कोई भी पार्ट ट्रायंगल के अंदर नहीं है, और ऑर्थो सेंटर तो इस ऑल्टीट्यूड पे ही कहीं होने वाला है। तो इसका मतलब जो ऑर्थो सेंटर होगा वो ट्रायंगल के बाहर ही बनेगा। ऐसे आप इस वाले वर्टेक्स से भी सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसके लिए भी इसको हमें थोड़ा आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, और वहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा बच्चों। अब जब इस ऑल्टीट्यूड को आगे और एक्सटेंड आप करेंगे और इस वाले को और आगे एक्सटेंड करेंगे, तो यहां कहीं ये पॉइंट होगा और यहां आएगा अपना ऑर्थो सेंटर बच्चों। तो देखिए ऑर्थो सेंटर कहां आ गया है, बिल्कुल ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के बाहर आ गया है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो ट्रायंगल के बाहर लाई करता है। तो क्या क्या बातें हमने सीख ली बच्चों। इफ triangle is obtuse angle, if triangle is obtuse angle, then ortho center lies outside the triangle। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा तो ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के बाहर लाई करेगा बच्चों। चलो वो दो बातें और भी लिख देते हैं। इफ ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल्ड, देन एक्यूट एंगल होता है तो नॉर्मल एक्यूट एंगल होगा तो सारे ऑल्टीट्यूड फिर आपके ट्रायंगल के अंदर ही आएंगे, तो ऑर्थो सेंटर भी ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेगा। देन ऑर्थो सेंटर
ऑर्थो सेंटर लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। और तीसरी बात तो ये आपने सीख लिए, यदि राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तो जो ऑर्थो सेंटर होगा एक वर्टेक्स पे लाई करेगा बच्चों। तो ये जो पोजीशन है ऑर्थो सेंटर की, ये बिल्कुल वैसी है जैसे सरकम सेंटर में थी। सरकम सेंटर में भी क्या होता था, एक्यूट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर ट्राइंगल के अंदर लाई करता था, ऑब्ट्यूज एंगल का ट्राइंगल के बाहर लाई करता था, और राइट एंगल का उसमें साइड पे लाई करता था। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल दोनों की एक जैसी बातें हैं। अब इसमें थोड़ी और पोजीशन को समझिए। जैसे बच्चों ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल होता है, यहां इसका ऑर्थो सेंटर है और यहां होता है इसका सरकम सेंटर हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट पे। ऑब्ट्यूज एंगल में देखो, ऑब्ट्यूज एंगल में ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो यहां होगा आपका ऑर्थो सेंटर। जैसे जैसे इस एंगल को आप बढ़ाते जाएंगे ये इस डायरेक्शन में दूर चला जाएगा। जैसे यहाँ ओ है ना, इस एंगल को थोड़ा और बढ़ा दो तो ये थोड़ा और आगे चला जाएगा। इस एंगल को थोड़ा छोटा कर दोगे तो ये बी की तरफ को आना शुरू हो जाएगा। 90 हो तो ये बी पे आ जाएगा, और यदि इसको आपने 90 से कम कर दिया तो ये फिर अंदर चला जाएगा। ऐसे सरकम सेंटर का क्या होता है बच्चों, 90 पे देखो यहाँ होता है, जैसे एंगल 90 से ज़्यादा करेंगे ये उस साइड को चलना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ ये 90 से बड़ा बना है तो इसका सरकम सेंटर यहाँ कहीं को होगा, और एंगल आप बढ़ाएंगे तो और दूर जाएगा, एंगल कम करेंगे तो नज़दीक आएगा। बात समझ में आई? तो एंगल बढ़ाने से जो सरकम सेंटर होता है वो जो एंगल आप बढ़ा रहे हैं उससे दूर जाता है उस साइड में, और ऑर्थो सेंटर उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में दूर जाता है। तो यदि हम एंगल बी को बढ़ाते जाएंगे तो सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए तो याद रखिएगा किस कंडीशन में कौन सा सेंटर अंदर लाई करता है, कौन सा सेंटर बच्चों बाहर लाई करता है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। यदि राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऑर्थो सेंटर वर्टेक्स पे लाई करेगा, और कौन सा वर्टेक्स पे लाई करेगा, जहां 90 डिग्री बना होगा बच्चों। आओ बच्चों कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। फाइंड करना है ऑर्थो सेंटर। फाइंड ऑर्थो सेंटर, फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल formed by lines x y equals to 0 and x plus y is equal to 5। बच्चों देखिएगा ध्यान से, आपको कितनी लाइंस दिखाई दे रही हैं बच्चों, 2 लाइनें दिखाई दे रही हैं, 3 लाइंस दिखाई दे रही हैं बच्चों। ध्यान से देखो रे, एक तो ये दिखाई दे रही है साफ साफ। अब ये देखो, ये एक लाइन है कि 2 लाइन है, ये 2 लाइन्स हैं बच्चों। x इंटू वाई बराबर 0 लिखा है ना, इसका मतलब x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, तो ये कुल मिला के 2 लाइन्स हैं। तो यदि इन दोनों लाइन को अलग अलग कर लें तो एक लाइन बन गई x इक्वल्स टू 0, एक लाइन बन गई y इक्वल्स टू 0, और एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब ऑर्थो सेंटर क्या होगा, इस ट्राइंगल के बारे में आप सोचिएगा। ये ट्राइंगल कैसा है, x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सेस, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सेस। बनाए डायग्राम एक बार, वैसे तो बिना डायग्राम के भी समझ सकते हैं, बहुत आसान है। तो इस ट्राइंगल की एक साइड तो x एक्सिस है और एक y एक्सिस है, और तीसरी लाइन ये रही x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो ये ट्राइंगल कैसा बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो ऑर्थो सेंटर कहां होगा, जहां 90 डिग्री बना है, और 90 डिग्री तो कहां बना है, ओरिजिन पे बना है, 0,0 पे बना है। तो ऑर्थो सेंटर कितना आ गया बच्चों, ऑर्थो सेंटर बच्चों आ गया है 0,0। इसको आप बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। देखो x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा, मतलब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो ट्राइंगल की 2 साइड परपेंडिकुलर होगी, इसका मतलब ट्राइंगल राइट एंगल बनेगा, और जो इन परपेंडिकुलर साइड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही होगा अपना ऑर्थो सेंटर बच्चों। आओ एक और छोटा सा ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं। मतलब सेम वही ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है, और लाइंस आपको गिवन है, मतलब साइड्स के इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 5
x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 एंड 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ये बच्चों आपको गिवन है 3 साइड्स। इसमें भी आप देखिएगा बच्चों, ये वाली जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और ये जो लाइन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अरे इसका स्लोप -1 है, इसका स्लोप +1 है, तो ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इसलिए जो ट्राइंगल बनेगा वो कैसा बनेगा? राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही होगा अपना ऑर्थो सेंटर। क्या बता रहे हैं अभी? साइड्स x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 आर perpendicular to each other, perpendicular to each other, therefore orthocenter is point of intersection of these lines। इन लाइंस का बच्चों जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही होगा अपना ऑर्थो सेंटर। और भाई इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे रे? दोनों को सॉल्व कर दो। तो इन दोनों को भी यह सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है, दोनों को आप प्लस कर दीजिए तो 2x इज इक्वल टू 7। तो x का वैल्यू आ गया 7/2। x का वैल्यू बच्चों आ गया 7/2 और y कितना आ जाएगा भाई? x प्लस वाई 5 है तो 3/2 आ गया, 3/2। तो बच्चों ऑर्थो सेंटर आ गया है। और ऑर्थो सेंटर कितना आ गया? 7/2, 3/2। तो कई बार ऐसे आपको गिवन होती हैं साइड्स के इक्वेशन, तो उनमें यदि परपेंडिकुलर हैं तो डायरेक्टली उनको सॉल्व करके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वही हो जाएगा बच्चों अपना ऑर्थो सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन में गिवन है भाई आपको द एंड्स ऑफ बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर at 2, 0 and 0, 1 and equation of one side is x is equal to 2. Find orthocenter of the triangle. Find orthocenter of the triangle। बच्चों ट्राइंगल में आपको बेस के एंड्स गिवन हैं और एक साइड का इक्वेशन गिवन है, तो आपको ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो क्या करिएगा, एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिएगा। डायग्राम से फिर देखते हैं क्या सिचुएशन है बच्चों। ये बच्चों हमने एक्सिस बनाए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये अपना यहाँ ओरिजिन है बच्चों। तो एक पॉइंट है बच्चों 2, 0, यहां ले लीजिए, ये है बच्चों 2, 0 और एक पॉइंट है 0, 1 और इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए तो ये बन गया है बेस। ये अपना जो ट्राइंगल है उसका बेस बच्चों बन गया है। एक साइड का इक्वेशन गिवन है x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 बच्चों, ये तो ऐसी एक लाइन होगी। x इक्वल्स टू 2 लाइन होती है पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये x इक्वल्स टू 2 लाइन बच्चों ऐसे बन गई है। और ये तीसरी साइड यहां से आप ऐसे बना दीजिएगा। तो ये अपना ट्राइंगल तैयार हो गया। इसका नामकरण कर देते हैं भैया, इसको a कह देते हैं, इसको b और इसको c। ये ABC ट्राइंगल बच्चों बन गया है। और इस ट्राइंगल में ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कौन सी दो साइड इक्वल है? ये तो कहा है ये बेस है, तो बेस से अलग जो दोनों साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो इसमें AC और BC इक्वल हैं। तो इसमें AC और BC इक्वल हैं जी, ये ध्यान रखिएगा। AC और BC ये दोनों साइड्स इक्वल हैं।
अब हमें फाइंड करना है बच्चों इसका ऑर्थो सेंटर। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप ऑल्टीट्यूड्स बनाएंगे। तो एक ऑल्टीट्यूड तो सबसे पहले आप ये बना लीजिए, ये वाला ऑल्टीट्यूड। भाई ये वाली जो साइड AC है वो y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसमें जो ऑल्टीट्यूड बनाएंगे ये वाला BD, ये होगा पैरेलल टू x एक्सिस। BD इज पैरेलल टू x एक्सिस। BD इज पैरेलल टू x एक्सिस बच्चों। अब ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो इससे क्या फायदा होगा कि इस पे जो y का वैल्यू होगा वो हमेशा सेम रहेगा। यहां देखो y का वैल्यू कितना है 1, तो इस पे y का वैल्यू हमेशा सेम ही रहना है। और जो ऑर्थो सेंटर है वो भी इसी पे कहीं लाई करेगा, तो ऑर्थो सेंटर का y कोऑर्डिनेट हमेशा 1 ही रहेगा। एक दूसरा ऑल्टीट्यूड और बना लेते हैं बच्चों, यहां से ऐसे ये दूसरा ऑल्टीट्यूड बच्चों बना दिया गया है। ये आपका यहां आ गया ऑर्थो सेंटर, इसका नाम H रख देते हैं फिलहाल। H रख दिया ऑर्थो सेंटर का ना, O यहां हमने लिख दिया था। तो इसमें बच्चों जो आपका y कोऑर्डिनेट है वो तो 1 ही होगा, x कोऑर्डिनेट को आप h लिख दीजिए, x कोऑर्डिनेट को h ले लीजिए और इसका नाम रख देते हैं बच्चों E। आप क्या कंडीशन यूज करेंगे भाई, आप कंडीशन यूज करेंगे कि भाई स्लोप ऑफ, मतलब ये जो CE लाइन है और जो AB लाइन है दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 रखेंगे। लेकिन आज एक छोटी सी समस्या और है क्वेश्चन में। समस्या क्या है, आपको पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स पता ही नहीं है, आपको वर्टेक्स की तो पता ही नहीं है, तो कैसे निकालोगे स्लोप। अब यहां एक अच्छी बात है आपके साथ। अच्छी बात क्या है, ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABCH आइसोसेलेस। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में अच्छी बात क्या होती है, जब उसमें आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो साइड को बाइसेक्ट भी कर देता है, परपेंडिकुलर साइड को बाइसेक्ट भी करेगा। इसलिए जो पॉइंट E है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, सॉरी AB, EAB का मिड पॉइंट होगा। बात समझ में आ गई बच्चों। तो आप पॉइंट E के कोऑर्डिनेट तो आ गए आपके पास, सो पॉइंट E के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 1,1/2। अरे वही x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो उससे पॉइंट E के कोऑर्डिनेट आ गए 1,1/2। तो अब हम EH का स्लोप निकाल सकते हैं। सो अब आप यूज क्या करने वाले हैं बच्चों, स्लोप ऑफ EH इनटू स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू -1। भाई EH का स्लोप कैसे निकलेगा, E के कोऑर्डिनेट ये रहे, H के कोऑर्डिनेट ये रहे, तो ये बन गया 1 - 1/2 अपॉन H -1। AB का स्लोप दिया 1 - 0/0 - 2 इज इक्वल टू -1। क्या बन गया देखो बच्चों, ये यहाँ ऊपर बन गया है 1/2 और नीचे है H -1। ये ध्यान से देखो तो ये माइनस का 1/2 हो चुका है और इक्वल्स टू में -1। ये माइनस और ये माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे भी, ये 1/2 ये 1/2 1/4 हो जाएगा 1/4, और ये अपॉन में जो H -1 है इसको आप उधर ले जाएंगे, तो यहाँ से जो H का वैल्यू है 1 + 1/4 मतलब कि 5/4 आ जाएगा बच्चों। तो H का वैल्यू आ गया है 5/4। सो ऑर्थो सेंटर क्या होगा, सो ऑर्थो सेंटर बन जाएगा बच्चों 5/4, 1 5/4, 1 बच्चों आ गया ऑर्थो सेंटर। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। इसका एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता था, माने कि यदि आपको नहीं प्रॉपर्टी याद आती है अभी भूल जाता है कभी बच्चा, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जो ऑल्टीट्यूड होगा वो जो सामने वाला बेस है उसको बाइसेक्ट करेगा, ऐसा नहीं याद आता तो फिर उसके लिए आपको C पॉइंट निकालना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन हमने एक बार किया था पहले क्लास में, उसमें पॉइंट C के कोऑर्डिनेट निकाले थे, वो बिल्कुल आसान है। पॉइंट C के कोऑर्डिनेट आप ऐसे 2, y मान लेना, तो ये वाला लेंथ y होगा, ये वाला भी y होगा, इधर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना तो उससे y का वैल्यू आ जाएगा बच्चों।
y का वैल्यू आ जाएगा, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, तो फिर में सी एच से स्लोप आप निकाल सकते हैं। बात क्लियर हुई बच्चों? उम्मीद है बातें आपको समझ में आ गई हैं बच्चों। आइए और क्वेश्चन करते हैं एक। इस बार जो क्वेश्चन करने वाले हैं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, IIT एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है, लोकस निकालने वाला सवाल है बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों, द locus of the orthocenter of the triangle formed by the lines बच्चों गिवन है, देखिएगा 1 + p × x - py + p × 1 + p = 0. In second line 1 + q × x - qy + q × 1 + q = 0 and y = 0 where p is not equal to q h. p is not equal to q आपको गिवन है। इसका देने का मतलब ये है बच्चों, यदि p और q दोनों सेम हो गए तो देखो ये जो दोनों लाइन्स है वो तो सेम हो जाएंगी, फिर तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। तो p is not equal to q। ऑप्शन थे बच्चों आपके पास, मतलब ये जो 3 लाइंस है ना, इनसे जो बना है अपना ट्राइंगल, उसका जो ऑर्थो सेंटर है उसका लोकस क्या होगा ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या क्या लिखा गया था अभी, ए हाइपरबोला, दूसरा ऑप्शन था बच्चों पैराबोला, तीसरा ऑप्शन था बच्चों एन एलिप्स, एंड लास्ट इज a straight line. ये 4 ऑप्शन थे जी। लोकस क्या होगा आपको उसका नाम बच्चों बताना है। तुम लोकस निकालेंगे और फिर देख लेंगे क्या आता है भाई। तो आइए शुरू करते हैं कहानी बच्चों। पहले डायग्राम से थोड़ी फीलिंग लेते हैं क्या है जी। एक लाइन तो समझ में आ गई, y = 0, y = 0 मतलब x एक्सिस है। तो ट्राइंगल की एक साइड तो x एक्सिस है बच्चों, बाकी दो क्या है ये तो देखो इनमें p और q जो है वो तुम्हें पता है ना क्या क्या है, तो वो एग्जैक्ट क्या बनेंगे वो तुम बता ही नहीं सकते, इसलिए ऐसे ही बना देते हैं। एक को बना दिया ऐसा और एक को बना दिया ऐसा, ये बन गई मान लो जी, ये 2 लाइंस और बन गई हैं। ये बच्चों ये 3 हो गए इसके वर्टिसेस, इनके नाम हम लिख देते हैं। इसका नाम मान लो A लिख देते हैं, इसका नाम B लिख देते हैं और इसका नाम C लिख देते हैं। तो ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया, ट्राइंगल ABC बन गया है बच्चों। इस ट्राइंगल का ही ऑर्थो सेंटर का लोकस आपको निकालना है बच्चों। आप बच्चों इसमें कोऑर्डिनेट लिख देते हैं पॉइंट्स के, जैसे जो पॉइंट B है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। पॉइंट B, भाई जो पॉइंट B है वो तो x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, और x कोऑर्डिनेट इस वाली लाइन से निकालेंगे। इस वाली लाइन में y को आप 0 रख दीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसमें यदि y को 0 रखोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा -p, तो ये पॉइंट हो गया -p, 0। सिमिलरली ये पॉइंट हो जाएगा -q, 0। ये सेकंड वाली लाइन से निकाल लेंगे भाई। ये 2 वर्टेक्स आ गए हैं। ये तीसरा वर्टेक्स भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकाल सकते हैं इन दोनों को सॉल्व करके। लेकिन इन दोनों को सॉल्व करना उतना ज़्यादा आसान नहीं है जितना इसमें y को 0 रख के वैल्यू निकालना था, तो उनको हम फालतू में ऐसे ही सॉल्व नहीं करेंगे। पहले देख लेते हैं उनको सॉल्व करने की जरूरत है भी या नहीं भी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्थो सेंटर कैसे निकलेगा जी, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये पहला ऑल्टीट्यूड अपना बनेगा, इसका नाम हमने d रखा। तो ऑर्थो सेंटर इसी लाइन पे कहीं होने वाला है। अब बच्चों ये वाली जो लाइन है AD, ये x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब कि y एक्सिस के पैरेलल है। अब यदि y एक्सिस के पैरेलल है तो इस पे x का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा।
तो इस पॉइंट ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही ऑर्थो सेंटर का भी एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा। अब आपको पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो ये जो दोनों लाइन है इन दोनों को आप सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व कर लो और किसका वैल्यू निकाल लो, एक्स का वैल्यू निकाल लो। सिर्फ एक्स का वैल्यू निकाल लो, वाई का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। सॉल्व कर लोगे क्या? अरे ऐसे होएगा, ऊपर वाली इक्वेशन को q से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली को p से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को माइनस कर दो। चलो हम ये कर देते हैं आपके लिए। पहले वाली इक्वेशन को q से मल्टीप्लाई करो, q इंटू 1 प्लस पी एक्स माइनस पी क्यू वाई प्लस पी क्यू इंटू 1 प्लस पी इक्वल्स टू 0। सेकेंड वाली को p से मल्टीप्लाई करो, p इंटू 1 प्लस क्यू एक्स माइनस पी क्यू वाई प्लस पी क्यू इंटू 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को बच्चों कर दो आप माइनस, तो यहाँ माइनस, ये प्लस और ये माइनस बच्चों। अब बच्चों ऐसे जब माइनस आप करेंगे इसमें, तो देखो इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करो ना q प्लस पी क्यू और यहाँ p प्लस पी क्यू, तो पी क्यू तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा q माइनस पी इंटू एक्स। ये वाला तो टर्म कैंसिल हो जाएगा। इसमें आप देखो, इसमें पी क्यू तो कॉमन आ जाएगा, यहां से 1 कट जाएगा और यहां बचेगा p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो x का वैल्यू आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखो कितना आ रहा है, x का वैल्यू पी क्यू आ रहा है, x का वैल्यू पी क्यू आ रहा है बच्चों। मतलब कि जो पॉइंट a है, पॉइंट a का जो x कोऑर्डिनेट है वो पी क्यू हो गया है बच्चों। y कोऑर्डिनेट क्या होगा वो हमें नहीं निकाला, इसलिए पॉइंट a का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट पी क्यू आ गया, तो जो ऑर्थो सेंटर होगा उसका भी x कोऑर्डिनेट पी क्यू होगा। यहां से एक दूसरा और ऑल्टीट्यूड आप बना लो उस साइड, ये बन गया यहां अपना ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, पी क्यू होगा। तो हम ऑर्थो सेंटर को क्या ले लेते हैं, पी क्यू कोमा वाई, ऐसा ले लेते हैं, पी क्यू कोमा वाई, या कुछ भी ले सकते हो, वाई हमने लेट कर लिया है। अब दूसरा कंडीशन क्या यूज होएगा जी, अब तो स्लोप वाली बात चलेगी कि ये जो अपना OB है और जो AC है वो परपेंडिकुलर होंगे। सो नाउ स्लोप ऑफ OB इनटू स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू -1। OB का स्लोप निकालो जी, OB का स्लोप आ गया y अपॉन पी क्यू प्लस पी, और AC का स्लोप, AC कौन सी लाइन है, Q वाली, ये रही Q वाली लाइन, इसका स्लोप निकाल लो। अरे वही माइनस कॉन्स्टेंट ऑफ x अपॉन कॉन्स्टेंट ऑफ y से, तो इसका स्लोप आ गया 1 प्लस क्यू अपॉन क्यू, 1 प्लस क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू -1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और यहां से y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे बच्चों। सॉल्व करना बहुत आसान है, यहां से आप क्या कर लो, p कॉमन ले लो। तो देखो क्या बन जाएगा, यदि यहां से आप p कॉमन ले लोगे तो ये बनेगा y अपॉन p इंटू 1 प्लस क्यू, और ऊपर कितना लिखा था बच्चों, ऊपर भी लिखा है 1 प्लस क्यू और अपॉन में लिखा है q और इज इक्वल टू -1। 1 प्लस क्यू से 1 प्लस क्यू बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से y का वैल्यू आएगा -pq। ये बच्चों y का वैल्यू -pq आ गया है। सो ऑर्थो सेंटर क्या आ गया बच्चों, ऑर्थो सेंटर आ गया है PQ कोमा -PQ। ये बच्चों ऑर्थो सेंटर आ गया। अभी आपको इस ऑर्थो सेंटर का लोकस निकालना है। अब लोकस निकालने वाली बात पे वापस आते हैं। किसी भी पॉइंट का जब हमें लोकस निकालना होता है तो उसके पॉइंट क्या ले लेते हैं, x कोमा y। तो यदि हम इसके कोऑर्डिनेट x कोमा y लेट कर लें तो x का वैल्यू आ गया PQ और y का वैल्यू आ गया -PQ। अब x और y में रिलेशन बताना है, क्या होगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है, दोनों को ऐड कर दो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ये आ गया बच्चों लोकस का इक्वेशन। तो ऑर्थो सेंटर का लोकस आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब ये देखो ये किस चीज का इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, हाइपरबोला है या इलिप्स है। ये x और y में एक लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है, और x y में कोई लीनियर इक्वेशन होता है तो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन। तो इसलिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, स्ट्रेट लाइन।
तो लोकस क्या आ गया बच्चों, लोकस आ गया है स्ट्रेट लाइन। तो अब भाई हमने ऑर्थो सेंटर के कई सारे क्वेश्चन कर लिए, अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। एक और सर्कल का नाम आपको बताते हैं बच्चों। अभी जो हम नाम आपको बताने वाले सर्कल का, वैसे वो जेईई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन नाम उसका अच्छा है और आगे जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनके उसका यूज हो जाने से वो और ज्यादा अच्छे से याद हो जाती हैं। तो अगला जो सर्कल है उसका नाम है बच्चों 9 पॉइंट सर्कल। 9 पॉइंट सर्कल, 9 पॉइंट सर्कल। जैसा इसके नाम से ही लग रहा है आपको कि ये जो सर्कल है किन्हीं 9 पॉइंट से पास करता होगा। वैसे तो सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट से पास करते हैं, एक सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इसमें कुछ 9 स्पेशल पॉइंट्स होते होंगे जिनसे ये पास करता है। और वो पॉइंट भी किससे रिलेटेड होंगे, ट्राइंगल से रिलेटेड होंगे। तो इसमें आपको सिर्फ इतना सा याद करना है कि वो 9 पॉइंट्स आप याद कर लो कि वो कौन कौन से 9 पॉइंट्स हैं जिनसे ये सर्कल पास करता है। एक छोटा ट्रायंगल बना लीजिए। ये बच्चों एक ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल ज्यादा सुंदर मत बनाना, मतलब उसकी एक साइड थोड़ी बड़ी बनाना, एक थोड़ी छोटी बनाना, इस तरीके से। तो 9 पॉइंट समझिए कौन कौन से होते हैं। पहले 3 पॉइंट्स आप देखिएगा। पहले 3 पॉइंट्स से मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, जो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट से बच्चों ये पास करता है। तो जैसे ये वाली साइड BC है, इसका मिड पॉइंट यहां लिख लो आप D, इसका मिड पॉइंट आप यहां लिख लो भैया E, इसका मिड पॉइंट आप यहां बना लो F। नाम भी यहां लिखते हैं DEF। जो डायग्राम में आपको DEF दिख रहे हैं उनसे बच्चों ये पास करेगा। उसके बाद बच्चों और 3 पॉइंट्स कौन से हैं, फिट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। फिट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, फिट ऑफ ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या है, जैसे आपने यहां से ये ऑल्टीट्यूड बनाया, ये ऑल्टीट्यूड बनाया, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको कहते हैं फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड। तो ये है फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड, तो इससे बच्चों ये पास करेगा। इसका नाम क्या रख देते हैं बच्चों, इसका नाम रख दिया मान लो हमने H। ऐसे यहां से उस पर भी एक परपेंडिकुलर बनाएंगे ऐसे यहां, तो ये इसका नाम रख दिया HI रख दिया। चलो ऐसे एक इधर से भी इस पे आप एक ऑल्टीट्यूड बनाएंगे, ये वाला, इसका नाम हमने रख दिया बच्चों J। तो HIJ जो फिट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स हैं उनसे बच्चों पास करेगा। तो 6 पॉइंट आ गए। अब बच्चों ये जो तीनों यहां इंटरसेक्ट किए हैं, ये तीनों ऑल्टीट्यूड्स जो इंटरसेक्ट किए हैं उसको कहते हैं आप ऑर्थो सेंटर। तो ये हो गया बच्चों अपना ऑर्थो सेंटर। अब इसके बाद और क्या है भी, ये जो OA है, ऑर्थो सेंटर से वर्टेक्स को आपने ज्वाइन किया, इसका मिड पॉइंट उसका नाम रख दो आप K, इसका मिड पॉइंट इसका नाम रख दो L, और OC का मिड पॉइंट M। मतलब ऑर्थो सेंटर को आप जब तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन करेंगे तो उससे जो लाइन सेगमेंट बनेंगे उनके जो मिड पॉइंट्स होंगे उनसे पास करेगा। किससे पास किया जी, मिड पॉइंट्स ऑफ OA OB OC। यहां O ऑर्थो सेंटर है, वो डायग्राम में क्या डिनोट किया हमने, KLM। तो ये बच्चों 9 पॉइंट्स है। इन 9 पॉइंट्स से एक सर्कल पास करता है। ये 9 पॉइंट्स हमेशा एक सर्कल पे ही लाई करते हैं। ऐसे ऐसे करके यहां से एक ऐसा सर्कल बन सकता है बच्चों जिसपे ये सारे पॉइंट्स लाई करते हैं। वो जो सर्कल बनता है उसी सर्कल को हम लोग कहते हैं 9 पॉइंट सर्कल। और इस सर्कल का जो सेंटर होता है, इस सर्कल का जो सेंटर होता है उसको कहते हैं 9 पॉइंट सेंटर। उस सर्कल का जो सेंटर होता है उसको कहते हैं 9 पॉइंट सेंटर बच्चों। तो बस इतना सा आपको याद रखना, कोई खास याद रखने की आपको जरूरत नहीं है इसके बारे में। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बच्चों हमने सारे सेंटर्स पढ़े हैं, इनसे रिलेटेड, इनका आपस में रिलेशन हम थोड़ा सीख लेते हैं। 1-2 प्रॉपर्टी है छोटी छोटी।
देखिएगा पहली प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी में हम क्या क्या नाम लिखने वाले हैं। एक नाम लिखेंगे ओ, एक नाम लिखेंगे एन, एक नाम लिखेंगे जी और एक नाम लिखेंगे सी। बन गया ना ONGC। ओ का मतलब ऑर्थो सेंटर, एन का मतलब 9 पॉइंट सेंटर, जी का मतलब सेंट्रॉयड और सी का मतलब सरकम सेंटर। ये बच्चों सारे सेंटर हैं, इनके बारे में ये प्रॉपर्टी लिखने वाले। पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ONGC आर कोलिनियर। बच्चों जो सारे सेंटर्स होते हैं एक ही लाइन में लाई करते हैं। भाई कोई भी एक पर्टिकुलर ट्राइंगल है, उसके जो सारे सेंटर होंगे, ऑर्थो सेंटर, 9 पॉइंट सेंटर, सेंट्रॉयड और सरकम सेंटर, सब एक ही लाइन में होते हैं, कोलिनियर होते हैं बच्चों। दूसरी प्रॉपर्टी यहां बना के दिखा दे कोलिनियर कैसे होते हैं। इस तरीके से बच्चों, ये आपका बन गया O, यहां बन गया N, ये बन गया G और ये बन गया बच्चों C। इस तरीके से ONGC एक ही लाइन में होते हैं। और दूसरी बात, OG अपॉन GC, OG अपॉन GC। देखो यहाँ डायग्राम से OG अपॉन GC कितना लग रहा है, ये होगा 2/1। 2/1 मतलब जो सेंट्रॉयड होता है वो OC को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। इस प्रॉपर्टी को बड़े अच्छे से याद करना है भैया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सवाल आते हैं इससे IIT में। सेंट्रॉयड OC को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। याद रखना में कितना आसान है, देखो डायग्राम से। ONGC, G के लेफ्ट में 2 है, G के राइट में 1 है, तो रेशो हो गया 2:1 बच्चों। यही प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है बच्चों। ये जो लाइन होती है इसका नाम भी होता है यूलर्स लाइन, इसको यूलर्स लाइन भी कहते हैं। याद रखने की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही बता दिया है। वो लाइन जिसपे ये सारे पॉइंट्स लाई करते हैं उसको यूलर्स लाइन बच्चों कहते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी तो और भी बहुत सारी है जी, वो एन से रिलेटेड है, लेकिन एन तो हमारे सिलेबस में नहीं है ना, तो उस पर क्यों दिमाग लगाना, ऐसे ही बताते हैं। चलो, जो एन होता है वो OC का मिड पॉइंट होता है, एन OC का मिड पॉइंट होता है। और जो 9 पॉइंट सर्कल होता है उसका रेडियस सरकम सर्कल के रेडियस का हाफ होता है। ये 2 प्रॉपर्टी और हैं भाई, इनको नहीं लिख रहे हैं क्योंकि एन हमारे सिलेबस में है ही नहीं। अब एक ऑर्थो सेंटर का एक फॉर्मूला होता है, वो हमने अभी आपको नहीं बताया, वो और बता देते हैं और फिर इनके रिलेशन से क्वेश्चन करते हैं। ऑर्थो सेंटर का एक फॉर्मूला भी होता है जो कभी काम नहीं आता। ऑर्थो सेंटर का एक ऐसा फॉर्मूला जो कभी काम नहीं आता। क्या है फॉर्मूला? सिग्मा x1 tan a, सिग्मा x1 tan a। मतलब समझते हो इसका मतलब क्या हुआ? सिग्मा x1 tan a, इसका मतलब ये होता है x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन सिग्मा tan a, मतलब कि tan a प्लस tan b प्लस tan c। ऐसी बच्चों y कोऑर्डिनेट क्या होता है? सिग्मा y1 tan a अपॉन सिग्मा tan a। इसका मतलब भी वही है जी, y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c, और यहां नीचे tan a प्लस tan b प्लस tan c। बच्चों ये एक फॉर्मूला है जो कभी काम नहीं आता। जैसे सरकम सेंटर का भी एक फॉर्मूला था ना इसी तरीके का, वो भी कभी काम नहीं आता था। बस लिखना तो होना ही चाहिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन करते हैं बच्चों। जो ये जो हमने प्रॉपर्टी अभी सीखी है ये वाली रिलेशन वाली इनसे रिलेटेड है बच्चों। सबसे पहले एक जेई वाला क्वेश्चन ही कर लेते हैं। अभी जेई में पूछा गया था कुछ दिनों पहले, डायरेक्ट क्वेश्चन था बिल्कुल ऐसा ही भाई। देखिए क्या कहा गया था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया बच्चों, लेट द ऑर्थो सेंटर एंड centroid of a triangle B
ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल बी ए -3,5, मतलब ऑर्थो सेंटर का नाम ए रखा है उसने, एंड बी 3,3, सेंट्रोइड का नाम बी रखा है, रेस्पेक्टिवली if C is the circumcenter of this triangle, C is the circumcenter of this triangle, then the radius of the circle, having line segment AC edge diameter h। ऑप्शन थे बच्चों √10, 2 into √10, 3 √5/2 एंड डी ऑप्शन था 3 into √5/2। ये बच्चों क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। डायग्राम सब थोड़ा बना लेते हैं बच्चों, कहानी क्या है इसमें। आपको बच्चों ऑर्थो सेंटर गिवन है ए, और सेंट्रोइड आपको गिवन है बी, और सर्कम सेंटर का नाम इसमें रखा है सी। तो ये सेंट्रोइड है, ये ऑर्थो सेंटर है, ये सर्कम सेंटर है। रेशो क्या पढ़ा है हमने? रेशो होता है 2:1 का, ठीक है जी, 2:1 का रेशो होता है। ये -3,5, ये 3,3 आपको गिवन है बच्चों। हम चाहें तो पॉइंट सी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी क्यों निकालने की सोचे, पहले ये तो पता कर लें हमें निकालना क्या है। आपने कहा है जो लाइन सेगमेंट AC है उसको डायमीटर मान के सर्कल बनाओ, AC को डायमीटर मान के सर्कल बनाओ और बताओ उस सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो भैया डायमीटर कौन है रे? डायमीटर है AC, तो रेडियस कितना होगा पता है क्या? अरे रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस हो गया हाफ ऑफ AC, तो AC/2 ये हमें बच्चों निकालना है। तो एक तरीका तो क्या है बच्चों, पहले हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करें और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लें, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं और AC आ जाएगा, फिर उसका हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं हम डायरेक्ट ही सॉल्व करें, AC क्यों निकालें, हम बिना AC को निकाले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा करिए आप, ये रेशो आपको गिवन है 2:1 का, तो इसको आप लेट कर लीजिए x, तो ये वाला हो जाएगा 2x। इसको यदि आप x लेते हैं तो ये 2x हो गया, अरे रेशो है ना 2:1 का, तो ये x, तो ये हो गया 2x। अब भाई बच्चों टोटल AC कितना हो गया, तो टोटल AC हो गया 3x, तो हमें निकालना क्या हो गया 3x/2। आप देखिएगा, आप AB में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो और उसे 2x के बराबर रख दो, सो 2x = अंडर रूट ऑफ वही x2 - x1 का होल स्क्वायर, 3 - -3 हो गया 6 का स्क्वायर, प्लस ये 3 - 5 2 उसका स्क्वायर हो गया 4। ये देखो 36 और प्लस 4 कितना हो गया 40, तो 2x का वैल्यू आ गया √40, और √40 पता है कितना होता है, √40 होता है 2√10, तो x का वैल्यू यहां से आ गया √10। तो x का वैल्यू √10 आ गया, ये यहां पुट कर दो, तो 3√10/2 ऐसा बच्चों बन गया है। अब थोड़ा तो सॉल्व भी करना आता है ना आपको, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर दोगे तो ये बन जाएगा 3√5/2। ये बच्चों आ गया वैल्यू रेडियस का, तो ऑप्शन C हो गया बच्चों अपना करेक्ट। तो बड़े आराम से आपको समझ में आ गया कितना सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है IIT वालों ने। बस आपको ये यदि पता है कि ये 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है तो एकदम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बच्चों। आइए और देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन में कहा है बच्चों, the vertices of triangle
द वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल आर वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट हैं ए कोमा ए टेन एल्फा, ए कोमा ए टेन एल्फा। बच्चों पॉइंट बी है बी कोमा बी टेन बीटा एंड वर्टेक्स सी है सी कोमा सी टेन गामा। तो बच्चों अपने ट्राइंगल है एबीसी, इसके वर्टिसेस ए टेन एल्फा, बी बी टेन बीटा और सी सी टेन गामा है। और कहा गया है इफ circumcenter of triangle ABC is origin, circumcenter as origin and H, K is orthocenter, H, K is orthocenter, find K अपॉन H, केस टू H का मतलब K अपॉन H, K अपॉन H का वैल्यू बच्चों आपको फाइंड करना है। वर्टिसेज आपको गिवन है, सरकमसेंटर आपको गिवन है, ऑर्थो सेंटर आपको गिवन है, और जो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हीं में आपको रिलेशन बताना है बच्चों क्या होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं कहानी क्या है। एक ट्राइंगल है, यहाँ एक छोटा ट्राइंगल हम ऐसे ही बना लेते हैं। यहाँ ये एक बच्चों ट्राइंगल है, ये है ए, ये है बी और ये है सी, और यहाँ है ओ मतलब ओरिजिन है, और ओरिजिन ही सरकमसेंटर है। तो बच्चों यदि ओरिजिन सरकमसेंटर है तो ओ ए, ओ बी और ओ सी ये तीनों लेंथ इक्वल होंगे। तो सबसे पहले आप ओ ए निकाल लो भैया। ओ ए कैसे निकलेगा? ओ तो हो गया 0,0 और ए हो गया a, टेन एल्फा, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो ओ ए क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एल्फा। और बच्चों यदि इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो ये ए सेक एल्फा बन जाएगा। अरे कुछ नहीं किया, अरे ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा क्या बन गया? सेक स्क्वायर एल्फा। तो ये आ गया ए सेक एल्फा। इसी तरीके से आपका जो ओ बी आएगा वो आ जाएगा बी सेक बीटा एंड ओ सी आ जाएगा सी सेक गामा। और बच्चों ओ ए, ओ बी और ओ सी तो तीनों इक्वल हैं। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी है। इक्वल्स टू आप कुछ भी ले लेना, तो इसका मतलब ये हुआ ए सेक एल्फा इक्वल्स टू ए सेक बीटा इक्वल्स टू ए सेक गामा। ये है बच्चों। और ओ ए, ओ बी, ओ सी तीनों इक्वल हैं। मान लीजिए वो आर के इक्वल हैं, कुछ भी आर के इक्वल मान लिया, के इक्वल मान लो, किसी के भी इक्वल मान लो। आर हमने तो इसलिए माना कि भाई ओ ए, ओ बी, ओ सी रेडियस ही तो है, रेडियस को आर मानना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहां से आप देखें तो जो ए है उसका वैल्यू आ जाएगा आर इंटू कॉस एल्फा। भाई जो सेक एल्फा उसके 1/cos एल्फा लिख दो। तो ए का वैल्यू आ गया आर कॉस एल्फा, बी का वैल्यू आ गया आर कॉस बीटा और सी का वैल्यू आ गया आर कोस गामा। ये हमने ऐसे ए बी सी के वैल्यू निकाल लिए भैया। अब देखिए, अब जो आगे कहा है उसकी चढ़ते हैं। सरकम सेंटर तो हो गया, एच कोमा के ऑर्थो सेंटर है। आगे क्या करना है? अब ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर में रिलेशन क्या होता है? रिलेशन तो हमने एक ही पढ़ा है, सेंट्रोइड को और मिला दो साथ में तो 2:1 का रेशो बन जाता है। बनाइएगा यहां एक बार। यहां आता है बच्चों ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर है एच कोमा के। सबसे इधर आता है सरकम सेंटर, वो है 0,0। यहां आएगा बच्चों सेंट्रॉइड, और रेशो कितना होता है? 2:1। तो यदि 2:1 के रेशो वाला फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या आ जाने वाले हैं? h/3, k/3। बड़े आराम से समझ जाओगे ना। अरे जब सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, ये 2 वाला तो 0 वालों से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 वाला इधर वालों से मल्टीप्लाई होगा। तो सेंट्रॉइड आ गया h/3, k/3। सेंट्रॉइड बच्चों आ गया है अपना
h/3 कोमा k/3। अब एक कहानी और है भाई, सेंट्रोइड तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, हमें तो ट्राइंगल के वर्टिसेस पता ही है, तो वहां से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं सेंट्रोइड। और वो कैसे निकलेगा, वो आएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, ऐसे लिख दें सिग्मा a/3। और दूसरे वाले क्या आएगा, सिग्मा a tan α/3। ऐसा बच्चों बन गया है। तो h/3 का वैल्यू इसके इक्वल होगा और k/3 का वैल्यू इसके इक्वल होगा। तो यहां से आपको h और k का वैल्यू मिल गया है। अब h और k का वैल्यू मिल गया, उनको डिवाइड करके और रिलेशन भी निकाल ही लेंगे। तो भाई h का वैल्यू कितना आ गया है, सो बच्चों h का वैल्यू आ गया सिग्मा a मतलब a प्लस बी प्लस सी। और भाई k का वैल्यू क्या आ गया है, सिग्मा a tan a मतलब कि a tan अल्फा प्लस b tan बीटा प्लस c tan गामा। ये बच्चों आ गया है। अब आपको निकालना क्या है, k/h निकालना है भाई, k/h। तो k/h क्या हो गया, a tan अल्फा प्लस b tan बीटा प्लस c tan गामा अपॉन a प्लस बी प्लस सी। अब भाई बच्चों इसमें आप जो ए बी सी के वैल्यू हमने निकाले थे ना शुरू में, वो वाले वैल्यू यहां इसमें पुट कर दो। तो a का वैल्यू क्या आया था, r cos अल्फा, और ये जो tan अल्फा इसको क्या लिख लो आप, इसको लिख लो sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। ऐसे ये बनेगा r cos बीटा और इसको लिख दोगे sin बीटा अपॉन cos बीटा, और ये r cos गामा और ये sin गामा अपॉन cos गामा। और नीचे भी वैल्यू पुट कर दो बच्चों, a का वैल्यू पुट कर दिया आपने r cos अल्फा, b का वैल्यू r cos बीटा और c का वैल्यू r cos गामा। ये बच्चों बन गया है। अब एक तो देखिए सबसे पहले तो r कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, और देखो यहां से cos कट गया तो sin बचा, तो ऊपर बचा है sin अल्फा प्लस sin बीटा और प्लस sin गामा। और नीचे क्या बनेगा बच्चों, नीचे बनेगा cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा। तो ये बच्चों आ गया अपना k/h का वैल्यू। तो उम्मीद है बड़े आराम से आपको समझ में आ गया होगा भाई। तो अब हमने बच्चों सारे सेंटर सीख लिए हैं, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड 9 पॉइंट सेंटर, उनमें रिलेशन भी हमने सीख लिए हैं बच्चों। अब बच्चों एक छोटी सी बात और बता देते हैं हम आपको, और एक बात और याद रखिए, ये जो कहानी है जो अभी यहाँ चल रही है सेंटर वाली, ऐसी कहानी एक बार ट्रिग्नोमेट्री में भी आएगी। यहाँ तो उसमें सेंटर निकालने पे ज़्यादा फोकस रहा है, वहाँ जो उसकी रेडियस होगी उससे रिलेटेड चर्चाएं ज़्यादा चलेंगी, रेडियस के बारे में चर्चाएं होंगी। और बच्चों इसके अलावा एक सेंटर और होता है जिसको बच्चे कहते हैं एक्स सेंटर्स। एक्स सेंटर्स जैसे इन सेंटर होता है, ऐसे एक्स सेंटर होता है, वो ज़्यादा कुछ काम का है नहीं, तो उसे जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसको वहाँ वो थोड़ा काम का है, वहाँ उसको डिटेल में आपको कराने वाले हैं। उसका एक फॉर्मूला आपको हम अभी यहीं आपको बता देंगे, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है वो हम आपको और अभी करा देते हैं बच्चों। उसके बाद आपके ये सेंटर्स की जो कहानी है वो पूरी समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन है बच्चों, if vertices of a triangle are rational points। भाई अब रेशनल पॉइंट्स तो बहुत अच्छे समझ चुके हैं, कई बार यूज कर चुके हैं हम रेशनल पॉइंट्स। देन which of the following are always rational points। रेशनल पॉइंट्स कौन कौन के बारे में पूछा गया जी, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर।
ये देखो जी, आपके ट्राइंगल के जो वर्टिसेज हैं वो रेशनल पॉइंट्स हैं, तो इनमें से कौन से हमेशा रेशनल पॉइंट्स ही होंगे बच्चों। देखिए क्या है कहानी में, मतलब यदि आप पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, 3 पॉइंट ऐसे x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये सब रेशनल नंबर्स हैं। तो सेंट्रोइड कैसा होगा भैया जी, सेंट्रोइड निकालोगे कैसे, सेंट्रोइड निकालोगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। रेशनल नंबर्स को प्लस करने से रेशनल ही आता है और किसी रेशनल से डिवाइड करने से भी वो रेशनल ही आता है, इसलिए इसका जो सेंट्रोइड आएगा वो भी रेशनल ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात चलती है इन सेंटर की। इन सेंटर क्या आएगा, इन सेंटर का फॉर्मूला याद करो एक बार। इन सेंटर का जो फॉर्मूला था वो कुछ ऐसा था, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ऐसा कुछ था बच्चों। अब बच्चों x1 y1 x2 y2 रेशनल पॉइंट्स हैं, लेकिन जब इनके बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस तो इरेशनल आ सकता है ना भैया, डिस्टेंस में स्क्वायर रूट का होता है, तो इसलिए इसमें जो ये a b c हैं ये इरेशनल हो सकते हैं, a b c इरेशनल हो सकते हैं, इसलिए इसका रेशनल पॉइंट होना जरूरी नहीं है। तो ये वाला इन सेंटर हमेशा रेशनल होगा ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों। सरकम सेंटर की बात करें बच्चों, सरकम सेंटर भी हमेशा रेशनल आएगा, ऑर्थो सेंटर भी हमेशा रेशनल आएगा। अब ऐसा क्यों है भाई, सरकम सेंटर आप कैसे निकालते हो, एक पॉइंट मानोगे कोई, उससे इन का डिस्टेंस निकालोगे और इक्वल रखोगे। ऐसा करने से जब ए और बी से उसका डिस्टेंस इक्वल रखोगे तो एक इक्वेशन बनेगा, लीनियर इक्वेशन बनेगा, और चूंकि x1 y1 x2 y2 रेशनल है तो उस लीनियर इक्वेशन के जो कॉफिशिएंट होंगे वो भी रेशनल ही होंगे। और यदि किसी लीनियर इक्वेशन के कॉफिशिएंट रेशनल हैं और एक दूसरी इक्वेशन है लीनियर, उसके भी कॉफिशिएंट रेशनल हैं, तो उनको सॉल्व करके जो वैल्यूज आती हैं वो भी रेशनल ही आती हैं, इसलिए ये भी रेशनल पॉइंट आएगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही ऑर्थो सेंटर भी रेशनल आएगा, क्योंकि इसमें आप स्लोप का प्रोडक्ट निकालेंगे और ये दोनों पॉइंट आपके रेशनल है, तो इनसे जो स्लोप आएगा वो भी रेशनल ही आएगा, तो वहां जो इक्वेशन बनेगी उसके कॉफिशिएंट भी रेशनल होंगे, और रेशनल कॉफिशिएंट है लीनियर इक्वेशंस के, तो उनको सॉल्व करके वैल्यू भी रेशनल ही आएंगे, इसलिए ऑर्थो सेंटर भी रेशनल ही होता है। इसके अलावा यदि आप 9 पॉइंट सेंटर की बात करें तो वो भी रेशनल ही होगा, क्योंकि वो भी इनमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करके आएगा बच्चों। क्लियर होगी बात हुई, तो आप याद रख सकते हैं इसको, यदि वर्टिसेस रेशनल है तो सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर हमेशा रेशनल होते हैं। इन सेंटर रेशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है बच्चों, बात क्लियर ही भी। अब एक सेंटेंस ऐसे ही बोल देते हैं, उसे तो ऐसे याद रख लेना बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे सेंटर सेम होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर सब कोइंसाइड कर जाते हैं, सब सेम होते हैं। बात क्लियर भाई। चलो एक बात और बताते हैं एक्स सेंटर्स के बारे में। वैसे हमने कहा डिटेल में इसको हम ट्रिग्नोमेट्री में सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में एक चैप्टर है ऐसा। तो एक्स सेंटर्स क्या होते हैं, जैसे बच्चों जो अपना ये ट्राइंगल होता है, ये ट्राइंगल है, यदि इसकी हम दो साइड्स को एक्सटेंड कर दें, दो साइड्स को एक्सटेंड कर दें, और अब एक हम यहां सर्कल बनाएं, एक हम यहां सर्कल बनाएं जो इस एक तीसरी साइड जो बची है जिसको एक्सटेंड नहीं किया उसको टच करता हो, और बाकी दो साइड्स जिनको आपने एक्सटेंड किया है उनको टच करता हो, तो ये वाला जो सर्कल होता है इसको हम कहते हैं एक्स सर्कल। ये जो हमने सर्कल बनाया इसको कहते हैं एक्स सर्कल। अंदर बना हो तो इन सर्कल, बाहर बनाए तो एक्स सर्कल, और इसका जो सेंटर होता है उसको हम कहते हैं एक्स सेंटर। ऐसे कुल मिला के 3 सर्कल बन सकते हैं। भाई अभी तो इसको टच कराया ना, अब ये वाली साइड को टच कराओ, इन दो को एक्सटेंड करा के ऐसे 3 बना सकते हैं। तो बस हल्का सा आपको बताते हैं इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। देखो ए के सामने वाले में ए वाले को माइनस करना है, माइनस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन माइनस a प्लस b प्लस c,
और ऐसी y कोऑर्डिनेट माइनस AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन माइनस A प्लस B प्लस C। ऐसे बच्चों, अब बच्चों जो b के सामने यहाँ जो I2 होगा उसमें क्या करेंगे, b वाला नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सब पॉजिटिव रहेंगे। मतलब ऐसे बनेगा ax1 माइनस bx2 प्लस cx3। ऐसे जो c के सामने वाला होगा उसमें c वाले को नेगेटिव कर देंगे बच्चों। ठीक है अभी, तो अभी कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं है, कोऑर्डिनेट में काम नहीं आता है, बस फॉर्मूला हल्का सा आपको बता दिया गया है। तो इस तरीके से हमने सारे सेंटर्स के बारे में डिटेल में सब कुछ बच्चों सीख लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अलग कहानी शुरू करेंगे बच्चों, मतलब इसी चैप्टर में कुछ और टॉपिक्स हैं उनको बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। जैसे नेक्स्ट क्लास में मेनली हम कौन करंट लाइंस पे चर्चा करेंगे, कौन करंट लाइंस पे बच्चों। ठीक है बच्चों, मेहनत से पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।